हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पार्ट 3 करेंगे DSSB TGT सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे थे। पिछले 2 पार्ट हमने कर लिए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन के सेट किए थे और आज हम पार्ट 3 में डिसिप्लिन 3 से स्टार्ट करेंगे, है ना। और इसके जो 20 क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 41 से शुरू हो रहा है। अ फुल्ली स्प्रेड क्लाइमोग्राफ रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि एक पूरी तरीके से फैला हुआ जो क्लाइमोग्राफ है वो दी गई जलवायु परिस्थितियों में किस प्रकार से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मॉनसून टाइप, मेडिटेरियन टाइप, ड्राई कॉन्टिनेंटल टाइप और फोर्थ है ब्रिटिश टाइप। तो जिसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश टाइप। यानी कि ये क्लाइमोग्राफ है क्या, पहले ये समझना होगा। जो क्लाइमोग्राफ है एक ऐसा ग्राफ है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का हमें पूरे 1 साल के टाइम का क्लाइमेटिक कंडीशन को दिखाता है, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है ड्राई कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है, दूसरा मॉनसून टाइप, मेडिटेरियन टाइप और ब्रिटिश टाइप। ये 4 टाइप होते हैं। तो इसमें से बोला है कि जो ग्राफ फुल्ली स्प्रेड होता है ना, मतलब पूरी तरीके से उस पर स्प्रेड होता है, ग्राफ के ऊपर फैला होता है, इस तरीके का जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ग्राफ, ठीक है। उसे बोला जाता है ब्रिटिश टाइप ग्राफ। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है डॉक्टर ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। किसने दिया है? डॉक्टर ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ A represents insects, B represent hawk, and C represent snake, and D represent frog, then which of the following food chain is in the correct order? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ए है वो इंसेक्ट है, बी जो है वो स्नेक है, सॉरी बाज है, और सी जो है वो स्नेक है, और डी जो है फ्रॉग है। तो ये चारों दिए हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ एक फूड चेन हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा? इंसेक्ट आएगा, यानी कि ए सबसे पहले आना चाहिए। तो सभी ऑप्शन में सबसे पहले ए थर्ड ऑप्शन में है। और उसके बाद आना चाहिए डी, यानी कि फ्रॉग, यानी कि इंसेक्ट्स को खाएगा फ्रॉग और फ्रॉग को खाएगा स्नेक, यानी कि थर्ड पे सी आना चाहिए। और स्नेक को कौन खाएगा? हॉक, यानी कि बाज खा जाएगा। तो ये फूड चेन पूरी हमारी बनेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which of the following combination of gases is correctly sequenced in the ascending order of their percentage in the atmosphere? यानी कि इन जितनी भी हमें गैसें दी गई हैं उनका हमें वायुमंडल में उनके प्रतिशत के हिसाब से उनको आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जितनी भी गैसें दी गई हैं उनमें से आरोही क्रम में कौन सा वाला ऑप्शन है उसको हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहला ही करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन, मीथेन, आर्गन एंड ऑक्सीजन जो है ये करेक्ट ऑर्डर में है। लेकिन और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन जो कि 78% है, फिर आता है ऑक्सीजन जो कि 21% है, और फिर आर्गन आता है, ठीक है, जो कि 0.93% है, और उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, जो कि 0.04% आता है। और फिर और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, मीथेन और हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस भी हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में बोला था तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम है, फिर उसके बाद मीथेन आता है, फिर आर्गन आता है और फिर ऑक्सीजन आता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो सबसे लीस्ट है ना वो एक्सॉन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन सॉइल हॉरिजन द आर लेयर रिप्रेजेंट्स। तो ये सॉइल हॉरिजन क्या है? सॉइल हॉरिजन मतलब सॉइल के ना कई सारे लेयर्स हैं, तो उन लेयर में एक आर लेयर आती है। वो आर लेयर किसको बताती है? तो ऐसे टोटल 6 लेयर हैं, है ना।
टोटल 6 लेयर हैं। तो पहली जो लेयर होती है वो नीचे की, वो उसको आर लेयर बोलते हैं, यानी कि सबसे अंदर जब हम सॉइल जब हम मिट्टी खुदाई करते हैं तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसको हम आर लेयर बोलते हैं, यानी कि बेड रॉक होता है, ठीक है, जिसमें कंसोलिडेटेड रॉक होती है, यानी कि अनवेदर्ड रॉक होती है, एकदम सीमेंटेड जमी हुई, है ना, सिल्लियाँ जैसे होती हैं। फिर उसके बाद आता है सी टाइप, है ना, सी लेयर आता है, और इसमें होता है वेदर्ड रॉक होती है ना, थोड़े टुकड़े बड़े बड़े होते हैं रॉक्स के। फिर उसके बाद आता है बी रॉक जो होता है, बी लेयर जो होती है, इसमें होता है सब सॉइल, यानी इसमें मिनरल्स और मेटल वगैरह हमें मिलता है। फिर उसके बाद आता है ई लेयर, और ई लेयर में क्या होता है, इसमें भी मिनरल होते हैं और साथ में ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं मिनरल्स के साथ साथ। और उसके बाद आता है ए लेयर, और इस ए लेयर जो टॉप सॉइल होती है ना, एकदम जस्ट जब ऊपर वाली लेयर होती है उसके जस्ट नीचे वाली लेयर को बोलते हैं टॉप सॉइल, जिसमें मिनरल्स और ह्यूमस दोनों होते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर आते हैं ओ लेयर, जिसको हम ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं या फिर ह्यूमस लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे जो आर लेयर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसोलिडेटेड रॉक को, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर वाला जो है वो पहला लेयर होता है। वेदर पेरेंटल रॉक जो है वो सी को बोलते हैं, है ना, सी लेयर को। और सॉलिकेटेड क्ले मटेरियल जो है वो हमें मिलेगा ई में, ठीक है। सॉरी, ई में नहीं, ए में होगा, ठीक है। ए में होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। खारदुंगला पास इज़ सिचुएटेड इन। तो खारदुंगला दर्रा जो है वो कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है, ठीक है। कहाँ पर है ये, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन्स कॉज्ड बाय थंडरस्टॉर्म आर कॉल्ड चेरी ब्लॉसम। तो भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो जो चेरी ब्लॉसम जो रेन है वो प्री मानसून रेन है ना, मानसून के जस्ट पहले की रेन है। और ये जो है थंडर स्टॉर्म की वजह से जो होती है, ये कर्नाटक में होती है भारत में। और इसको हम कॉफ़ी के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती है ना, कॉफ़ी शावर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है उस पर ब्रैकिश सेकेंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है। तो सबसे ब्रैकिश का मतलब खारे पानी की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है कोरोमंडल तट पे, वो कौन सी है। तो पहली झील जो है वो है चिल्का झील, है ना, जो कि ऐसे जब भारत का मैप है तो यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया है, इधर वाला जो तट आता है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और उसके ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थन सरकार। तो यहाँ पर चिल्का लेक है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यहाँ पे इस जगह पे आती है पुलकित लेक, जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The Malwa Plateau is bordered by the dash. फर्स्ट स्टेटमेंट है अरावलीज इन द नॉर्थ एंड विंध्यास रेंज इन द साउथ। तो जो मालवा प्लेचू है उसके नॉर्थ में जो है इस तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इधर साउथ में विंध्यास रेंज है, और इधर ईस्ट में जो है वो बुंदेलखंड है। क्या है, बुंदेलखंड, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू कॉपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, विच ऑफ द पेयर ऑफ क्लाइमेट कोड क्लाइमेट टाइप इज करेक्ट। तो यहाँ पे बोला है कि कॉपेन्स क्लासिफिकेशन है इंडिया के क्लाइमेट का। कॉपेन्स यानी एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं कॉपेन, ठीक है, जो जर्मन एंड रशियन हैं, ठीक है। और
इन्होंने इंडियन क्लाइमेट को क्लासीफाई किया है, इंडियन क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड को 5 हिस्सों में पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को 5 उसमें बांटते हैं, 5 क्लासिफिकेशन करते हैं, ABCDE, ठीक है। ABCD और E, इन 5 भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और जो बी है वो होता है एरिड क्लाइमेट यानी कि डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, और सी जो है वो होता है टेम्परेट, ठीक है। और डी जो क्लाइमेट होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, और ई जो होता है उसको बोला जाता है पोलर क्लाइमेट। तो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट्स को इन 5 क्लासिफिकेशंस में बांटा है। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है इनमें से कौन से में आता है? तो इंडिया का जो क्लाइमेट है तो वो ए टाइप वाले में आता है, और जो कि ट्रॉपिकल है। अब ये ए टाइप वाला भी कई 4 सब उसमें बांटा गया है, ठीक है। तो इंडिया का किस में आता है? AS में आता है, ठीक है। ऐसे ही AS है, AW, AM, AF ऐसे करके बांटे हुए हैं। तो AS यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट जो है ना, यानी कि या फिर ड्राई समर भी इसको कहते हैं। तो AS टाइप जो है वो इंडिया का जो क्लाइमेट है इस क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन? तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो एशिया में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी असेस्ड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट? तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, डिस्टेंस ऑफ लोकेशन एंड सेकेंड स्टेटमेंट है वेट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। यानी कि वेबर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल लोकेशन का मॉडल दिया है कि कोई भी इंडस्ट्री का लोकेशन किन किन चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए, किन फैक्टर्स पे बेस्ड होना चाहिए। तो उसमें जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे कम से कम हो सके या उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके उसके बारे में जो बताया, उसका जो आकलन किया, उसमें 2 स्टेटमेंट जो दिए हैं कि कोई भी डिस्टेंस कितना हो, लोकेशन जहाँ पे भी आप इंडस्ट्री लगा रहे हो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आएगा। तो जाहिर सी बात है इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और सेकंड पॉइंट जो है परिवहन किए जाने वाला भार, है ना। तो अब ये भी देखेंगे कि जहाँ पे लोकेशन है हमारी इंडस्ट्री का, उससे जहाँ पे भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो कम खर्च में कितना ज़्यादा हम कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी जो फैक्टर है वो किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन पे अफेक्ट करेगा। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है यानी कि कम से कम जो परिवहन का खर्चा जो आएगा, न्यूनतम परिवहन लागत जो आएगी, वो इन दोनों पे ही डिपेंड करती है। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एक्सपोर्टेबल आइटम ऑफ द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन? तो जो हुगली औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला कौन सा इसमें से वस्तु है? तो जूट जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। तो वहाँ पे जो एक्सपोर्टेबल आइटम जो सबसे बड़ा ज़्यादा होगा वो जूट ही होगा, ठीक है, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन? तो जो खरीफ क्रॉप्स है उसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, नहीं उसकी कटाई कब की जाती है? तो सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे इसकी कटाई की जाती है। जैसे इस समय पे धान की कटाई होती है, तो धान जो है खरीफ फसल है। अब ये खरीफ क्रॉप्स को बोया कब जाता है? ये खरीफ फसलों को इसकी बुआई कब होती है? तो ये जून जुलाई के समय पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। A type of farming in which a single crop
is grown on a large area is called dash। तो एक ऐसा फार्मिंग जिसमें एक ही प्रकार की क्रॉप जो है, एक ही प्रकार की जो फसल है एक बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, इस ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, यानी कि वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। शुगर केन जो है उसके कल्टीवेशन के लिए, शुगर केन की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए कौन कौन सी जो भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो आवश्यक होती हैं? तो जो शुगर केन है हमें ये याद रखना है, पहले तो ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो ये जो शुगर केन है वो खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप हमें पता है इसकी बुआई कब शुरू होती है? तो अप्रैल और मई में तो होती नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी थर्ड ऑप्शन है उनको हटा दे तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट बचता है, 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 क्या है? इट ग्रोज बेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन। हाँ जी, तो जो ट्रॉपिकल रीजन है यानी कि जितने भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर शुगर केन की खेती अच्छी होती है, ठीक है। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से शुष्क होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा गीली मतलब बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और टेम्परेचर भी जो है उस जब शुगर केन की खेती होती है तो मीडियम होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए ना, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन सैटेलाइट कार्टोसैट फर्स्ट लॉन्च इन 2005 इज़ अ डैश। तो जो इंडियन सैटेलाइट है 2005 में कार्टोसैट 1 जो लॉन्च हुआ था उपग्रह, ये किस लिए किया गया था? तो ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसका लॉन्च जो है इसको किया गया था। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहा जाता है इसको, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइडल सी पोर्ट इन इंडिया। तो टाइडल सी पोर्ट कौन सा है भारत में, यानी ज्वारीय बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है उधर ही कांडला सी पोर्ट है, ठीक है, टाइडल सी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Saffir-Simpson scale is used to measure the intensity of dash। तो सैफिर सिम्पसन जो स्केल है उसका उपयोग किसकी तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है? तो एक ऐसा स्केल है जैसे भूकंप को नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो हरिकेन तूफान है उसको नापने के लिए सैफिर सिम्पसन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। टेरेस्ट्रियल डिजास्टर यानी कि स्थलीय आपदा इनमें से कौन सी है? तो हेल स्टॉर्म नहीं है, लाइटनिंग नहीं है, लैंडस्लाइड जो है वो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है। जो स्थल पर होने वाली आपदा है वो भूस्खलन है, ठीक है, भूस्खलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, and this is the last question, and hazards are divided into two major categories on the basis of duration। hazard जो यानी कि जो आपदा है, खतरा जो है वो दो कैटेगरीज में बांटा जाता है ड्यूरेशन के आधार पर, अवधि के आधार पर, समय के आधार पर। जिस एक होता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और एक होता है लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन हैज़ार्ड जो हैं इनमें बांटा जाता है। तो ये दो तो सही है, लेकिन क्या इनके एग्जाम्पल सही है? हमें ये देखना है कि करेक्टली मैच है या नहीं है। तो टॉर्नेडो जो है वो तो शॉर्ट ड्यूरेशन हैज़ार्ड है, लेकिन एवलांच जो है वो ये भी शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। एवलांच का मतलब होता है हिमस्खलन, ठीक है। तो हिमस्खलन जो होता है वो भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन हैज़ार्ड ही होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हैज़ार्ड ऐसे हैज़ार्ड जैसे कि ड्रथ हो गया, है ना, सूखा, और या फिर
पॉल्यूशन जो बहुत धीरे धीरे होता है ना, बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है और बहुत लंबे समय में वो धीरे धीरे वो खतरा बहुत अधिक होता जाता है, ठीक है। तो उसको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हैज़ार्ड कहेंगे। और शॉर्ट टर्म जो अचानक से आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, है ना, टॉर्नेडो, कोई तूफान आ जाए, तो अचानक आने वाले जो खतरे होते हैं उनको शॉर्ट ड्यूरेशन हैज़ार्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 सिर्फ करेक्ट है, यानी कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का करेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है टॉर्नेडो। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का जो है वो जो एग्जाम्पल है वो इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो सिर्फ करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।